नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज आप इस वीडियो में जानेंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। तो चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पीएम जनधन योजना खाते में सरकार भेज रही है पैसे, आप भी ले सकते हैं लाभ। जनधन खाते में सरकार पैसे भेज रही है, लाभ लेने के लिए आप भी खुलवा सकते हैं खाता। केंद्र सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही देश के गरीब तबके को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं और अपने इस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने जनधन खाता योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गरीब लोगों के खाते में सरकार की तरफ से खाते में पैसे जमा किए जाते हैं। इस योजना के तहत अगली किस्त अगस्त में भेजी जानी थी। वहीं अब प्रधानमंत्री जनधन योजना को पूरा 6 साल हो चुके हैं। जी हाँ, इस योजना की शुरुआत साल 2014 में की गई थी। इस योजना के तहत सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लोगों के सीधे बैंक खाते में पहुंचता है। पीएम जनधन खाता योजना के तहत अब 40 करोड़ से ज़्यादा खाते खुल चुके हैं। पीएम जनधन अकाउंट में कई सारे फ़ायदे मिलते हैं, ऐसे में आप भी इस योजना से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। खास बात है कि आप बिना दस्तावेजों के पीएम जनधन स्मॉल अकाउंट खुलवा सकते हैं। पीएम जनधन योजना के तहत खोले गए स्मॉल अकाउंट का समय 12 महीने का होता है, यानी कि आप इस पीएम जनधन स्मॉल अकाउंट के तहत 1 साल तक खाते में सभी तरह की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके बाद आप दस्तावेज जमा करा अपने खाते को जीरो बैलेंस अकाउंट में तब्दील कर सकते हैं। पीएम जनधन स्मॉल अकाउंट में आप साल भर में ज़्यादातर 1 लाख रुपये ही जमा कर सकते हैं। वहीं खाते में 50,000 रुपये से ज़्यादा रकम जमा नहीं करा सकते हैं। महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा की निकासी नहीं की जा सकती है। हालांकि इस खाते में आपको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। पीएम जनधन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की कोई बाध्यता नहीं है। इसमें जमा राशि पर ब्याज 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा, लाभार्थी की मौत होने पर 30,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के जरिए सीधी मदद मिलती है। खाता धारक को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। पीएम जनधन अकाउंट खुलवाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड के अलावा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र काम में ले सकते हैं। जनधन योजना के तहत बच्चे के बैंक खाते को खुलवाने के लिए इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या फिर अपने पास के किसी भी बैंक या उसकी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है और उसे बच्चे से भरकर जमा किया जा सकता है। बैंकों की ब्रांचों में भी ये फॉर्म उपलब्ध है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल डीजल और हुआ सस्ता, 16 सितंबर को अपने शहर के जानिए भाव। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। पिछले कई महीनों से तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कीमतें कम हो रही हैं। बुधवार 16 सितंबर को दिल्ली में पेट्रोल 81.55 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में 88.21 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में 84.57 रुपये प्रति लीटर और कोलकाता में 83.06 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल की बात की जाए तो दिल्ली में डीजल 72.56 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में डीजल 79.5, कोलकाता में डीजल 76.6 रुपये और चेन्नई में डीजल 77.91 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। साथ ही आगरा में 81.65 रुपये लीटर बिक रहा है। अहमदाबाद में 78.95 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। बेंगलोर में 84.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं चंडीगढ़ में 78.46 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। पेट्रोल के मामले में करों का हिस्सा 50.69 रुपये प्रति लीटर या 64% है। इसमें 32.98 रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 17.71 रुपये स्थानीय बिक्री कर या वैट है। वहीं डीजल के खुदरा मूल्य में करों का हिस्सा करीब 63% है। यह प्रति लीटर 49.43 रुपये बैठता है। इसमें 31.83 रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 17.60 रुपये वैट लगता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 21 सितंबर से चलेंगी किलोन ट्रेन, रेलवे ने जारी की सूचना। भारतीय रेलवे ने 20 जोड़ी किलोन ट्रेनों की सूची जारी कर दी है, जो कि 21 सितंबर से कुछ खास रूट्स पर चलेंगी। रेल मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि ट्रेनें श्रमिकों, स्पेशल और स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी। किलोन ट्रेन यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों के बीच चलेंगी। जिन स्टेशनों के लिए ज़्यादा यात्री हैं वहाँ ट्रेनों के फेरे बढ़ाने के लिए किलोन ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों को रेल सफ़र की अधिक सुविधा देने के लिए स्पेशल ट्रेनों की
संख्या बढ़ा दी है। इसके साथ ही ट्रेन की वेटिंग लिस्ट की परेशानी से निजात दिलाने के लिए किलोन ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था। अब रेलवे ने 40 किलोन ट्रेनों के नंबर और समय सारणी जारी कर दी है। इसमें पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और उत्तर रेलवे सभी जोन की किलोन ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे द्वारा जारी लिस्ट के मुताबिक किलोन ट्रेन सहरसा से नई दिल्ली के लिए चलेंगी, जबकि किलोन ट्रेन नई दिल्ली से सहरसा के लिए प्रतिदिन चलेंगी। ये ट्रेन रास्ते में छपरा, गोरखपुर, कानपुर स्टेशन पर रुकेंगी। बिहार से नई दिल्ली के लिए किलोन ट्रेन सहरसा के अलावा पूर्व मध्य रेल के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, राजगीर और राजेंद्र नगर स्टेशन से चलेंगी। रेलवे द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार अमृतसर, जयनगर, नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, दानापुर, अहमदाबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, पटना, अहमदाबाद, वाराणसी, नई दिल्ली और अमृतसर, बांद्रा के लिए किलोन ट्रेनें चलेंगी। बता दें कि रेलवे की किलोन ट्रेन में वो ही यात्री सफ़र कर सकेंगे जिनको अपने गंतव्य तक जाने के लिए वेटिंग टिकट मिलेगा। किलोन ट्रेन की योजना से वेटिंग टिकट में सीट कंफर्म ना होने की चिंता खत्म हो जाएगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। बंगले में तोड़फोड़ को लेकर कंगना रनौत ने बीएमसी से मांगे 2 करोड़ रुपए का मुआवजा। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाकर बीएमसी की तरफ से 9 सितंबर को ऑफिस में की गई तोड़फोड़ को लेकर 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। कंगना ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना नेता के खिलाफ बोलने के चलते की गई है। यही पार्टी नगर पालिका को देख रही है, लिहाजा इसने तोड़फोड़ कर अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। सुशांत सिंह मौत केस में जांच को लेकर मुंबई पुलिस की आलोचना करने के बाद से कंगना महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर हैं। उन्होंने मुंबई को पाकिस्तान से कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान से तुलना की थी, जिसके बाद राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन ने कंगना पर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। कंगना को शिवसेना नेताओं के साथ विवाद के बीच बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। कंगना ने कहा है कि तोड़फोड़ को लेकर उनकी याचिका पर बीएमसी का जवाब में किया गया दावा बिना किसी पर्याप्त साक्ष्य के और मनमाना था। गौरतलब है कि 9 सितंबर को बीएमसी की तरफ से तोड़फोड़ शुरू करने के कुछ घंटे बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित अवैध निर्माणाधीन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने तोड़फोड़ के खिलाफ अंतरिम राहत को लेकर कंगना की तरफ से दायर याचिका पर भी बीएमसी से जवाब मांगा। बीएमसी ने 8 सितंबर को ऑफिस में रेनोवेशन और फिनिशिंग वर्क को लेकर स्टाफ वर्क नोटिस जारी किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट याचिका और बीएमसी के जवाब में 22 सितंबर को सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत और बॉलीवुड से ड्रग्स कनेक्शन पर मुखर होकर लगाकर कंगना रनौत बोलती आई हैं। उनके और शिवसेना नेता संजय राउत की बीच ट्विटर पर बौर छिड़ा हुआ था। संजय राउत ने कंगना को हरामखोर लड़की तक कह दिया था। हालांकि कंगना के ऑफिस में बीएमसी की कार्रवाई की महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शामिल एनसीपी और कांग्रेस ने भी आलोचना की थी। उधर कंगना ने इस मामले पर महाराष्ट्र के राज्यपाल बीसी कोश्यारी से मुलाकात की थी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी, संक्रमितों की संख्या 50 लाख के पार, 82,000 से अधिक लोगों की गई जान। भारत में घातक कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। देश में कोरोना वायरस कोविड-19 के 90,123 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 50 लाख के आंकड़ों को पार कर गई है। वहीं मृतकों की संख्या 82,000 को पार कर चुकी है। देश में केवल 11 दिन के अंदर मामले 40 लाख से बढ़कर 50 लाख के पार चले गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बुधवार तक 39,42,360 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद देश में कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर 78.53% हो गई है। मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 50,20,359 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 1290 लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 82,066 हो गई है। भारत में कोविड-19 के मामले 21 दिन में 10 से 20 लाख के पार पहुंचे थे। इसके बाद 16 दिन में 30 लाख और 13 दिन बाद 40 लाख के आंकड़े पार हो गए थे। वहीं
अब 40 लाख के बाद 50 लाख की संख्या को पार करने में केवल 11 दिन लगे। देश में 110 दिन में कोविड-19 के मामले 1 लाख हुए थे और 59 दिनों में वह 10 लाख के पार चले गए थे। वहीं कोविड-19 की मृत्यु दर गिरकर 1.63% हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 9,95,933 मरीजों का कोरोना वायरस का इलाज जारी है, जो कुल मामलों का 19.84% है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में सबसे ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। बेंगलुरु जून के आखिरी तक भारत के अहम बड़े शहरों में कोरोना वायरस से सबसे कम प्रभावित था। अब यह देश में सबसे अधिक कोविड केसों वाला शहर बन गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश में 15 सितंबर तक कुल 5,94,229 नमूने की कोविड-19 की जांच की गई, जिसमें 11,16,842 नमूनों की जांच मंगलवार को हो गई थी। ऐसी बड़ी खबरों को देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन उछाल आया। आज लगातार तीसरे दिन बाजार में सोने का वायदा महंगा हो गया है, जबकि चांदी की कीमतें गिर गई हैं। MCX पर सोना वायदा 0.8% की तेजी के साथ 51,810 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। दूसरी ओर चांदी वायदा 0.7% फिसल कर 68,921 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। पिछले सत्र में गोल्ड 0.16% बढ़कर 51,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 0.20% नीचे रही। वैश्विक बाजारों में 2 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद पिछले सत्र में सोने की कीमत में कमी आई है। US फेड ने नीतिगत फैसले के कारण निवेशक सतर्क थे, जबकि अमेरिकी डॉलर प्रतिद्वंदियों के मुकाबले सपाट था। कोटक सिक्योरिटी ने कहा, पिछले हफ्ते 4 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद अमेरिकी डॉलर सूचकांक में गिरावट आई है। पिछले सत्र में हाजिर सोना 0.2% घटकर $1952.15 प्रति औंस रह गया। डॉलर सूचकांक अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में सपाट रहा। एक मजबूत डॉलर सोने को अन्य मुद्राओं के धारकों के लिए अधिक महंगा बनाता है। अन्य कीमती धातुओं में चांदी 0.3% फिसल कर $27.9 प्रति औंस पर आ गई है, जबकि प्लेटिनम 1.5% फिसल कर $963.38 और पैलेडियम 0.9% फिसल कर $2388.19 पर आ गया है। साथ ही इस साल देश में सोने की दर में लगभग 30% की वृद्धि हुई है। महामारी के बीच अभूतपूर्व उत्साह और कम ब्याज दरों ने इस साल गोल्ड को सबसे अच्छी संपत्ति बना दिया है। देश में सोने का आयात अगस्त से बढ़कर $3.7 बिलियन हो गया है, जो पिछले साल इसी महीने में $1.36 मिलियन था। इसके साथ ही सोने के दाम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। CM योगी ने यूपी के 87 लाख खातों में भेजी 3 महीने की पेंशन। बोले, समाज के आखिरी इंसान के साथ खड़ी है सरकार। जी हां, CM योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के लिए एक बार फिर खजाना खोला है। बुधवार की सुबह उन्होंने प्रदेश के 86.85 लाख वृद्धावस्था विधवा, दिव्यांगजन व कृष्णजनों के बैंक खातों में करीब 1311 करोड़ रुपए बतौर 3 महीने की पेंशन ट्रांसफ़र किए। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से संवाद भी किया। CM ने कहा कि प्रदेश में कोई निराश्रित वृद्ध, विधवा, दिव्यांग या कुष्ठ रोगी खुद को अकेला ना समझे, उसके साथ सरकार खड़ी है। लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में पेंशन ट्रांसफ़र करने के मौके पर CM ने तकनीक के जरिए सरकारी धन के वितरण में पारदर्शिता, तेजी और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते यह संभव हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के लिए नर सेवा नारायण सेवा है। निराश्रित, दिव्यांगजन या अन्य किसी भी कैटेगरी में कोई आता हो तो उसे यह नहीं मानना चाहिए कि उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। समाज, सरकार, प्रशासन को उसके लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। CM के साथ कार्यक्रम में फतेहपुर, ललितपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, देवरिया और चित्रकूट के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। CM योगी ने कहा कि सरकार इस साल
अप्रैल से गरीबों को महीने में 2 बार राशन मुहैया करा रही है। कोशिश रही है कि कोविड काल में किसी को राशन की दिक्कत ना आने पाए। जिनके राशन नहीं बने हैं उनके राशन कार्ड तत्काल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार यदि कोई बीमार पड़ता है और उसके पास आयुष्मान कार्ड या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का दस्तावेज नहीं है तो भी उसे ग्राम प्रधान की निधि से 1000 रुपये की तत्काल मदद का आदेश दिया गया है। यदि किसी गरीब की मृत्यु होती है और उसके दाह संस्कार का इंतजाम नहीं हो पाता है तो जिलाधिकारी तत्काल 5000 रुपये की व्यवस्था करेंगे। नगर निकाय, ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान या मुख्यमंत्री राहत कोष से वह इसकी व्यवस्था करेंगे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। SBI ग्राहक ध्यान दें, 18 सितंबर से बदल रहा है ATM कैश निकासी का रूल। जानें क्या हो रहे हैं बदलाव। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 18 सितंबर से ATM से कैश निकासी के कुछ नियमों को बदलने जा रहा है। ग्राहकों के खातों की सुरक्षा और ATM से ठगी को रोकने के लिए SBI ने OTP आधारित ATM कैश विड्रॉल सुविधा को लागू करने का फैसला किया है। इस सर्विस के तहत दिन में कभी भी पैसे निकालने पर OTP दर्ज करना होगा। देश भर के ATM में यह बदलाव होने जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 10,000 या इससे ज़्यादा रुपए की कैश निकासी पर ही OTP आधारित सर्विस लागू होगी। इससे कम के अमाउंट पर ग्राहकों को इस सर्विस से छूट दी गई है। मालूम हो कि इससे पहले OTP आधारित सर्विस रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक लागू थी, लेकिन अब इसे 24 घंटे 7 दिन के लिए लागू कर दिया गया है। इस सर्विस के तहत 10,000 रुपये से ज़्यादा की कैश निकासी पर ग्राहकों के बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे ATM कार्ड पिन के साथ दर्ज करना होगा। इसके बाद ही कैश निकासी संभव हो सकेगी। ग्राहकों को इसके लिए अपना मोबाइल साथ ले जाना होगा। वहीं SBI ने ATM पर बैलेंस इंक्वायरी और स्टेटमेंट रिक्वेस्ट की जानकारी को और ज़्यादा सुरक्षित बना दिया है। यह सुरक्षा ग्राहकों को SMS के जरिए हासिल होगी। देश सबसे बड़े बैंक के ग्राहकों को अब ATM के जरिए अपने अकाउंट में मौजूद धनराशि को चेक करने के दौरान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज रिसीव हुआ करेगा। इसके जरिए ग्राहक को यह पता लगेगा कि उसने स्वयं ही बैलेंस इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट दी है। वहीं अगर अकाउंट होल्डर ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की है तो वह तुरंत अपना कार्ड ब्लॉक कर सकेगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कैबिनेट का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा। 48 लाख एम्प्लॉयज और 65 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा। जी हां, मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इसका फायदा करीब 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 21% करने को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन यह मंजूरी 2021 जुलाई से ही मान्य होगी। यह बढ़ोतरी जनवरी 2020 से लागू मानी जाएगी, लेकिन 2021 यानी जुलाई 2021 से ही इसको दे किया जाएगा। जावड़ेकर ने बताया कि महंगाई भत्ते के मद में सरकार को अतिरिक्त 14,595 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इस फैसले से 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। इससे पहले राज्यसभा में लिखे जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया था कि मार्च महीने की सैलरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता मिलने लगेगा, लेकिन कोविड-19 के चलते महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई है, जो 21 जुलाई 2021 तक है। अब यह रोक वापस जो होगी वो 2021 यानी जुलाई में ही महंगाई भत्ता मिलना शुरू होगा। जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 21% मिलेगा, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी की बात होगी। केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 4% की बढ़ोतरी में मंथली सैलरी में 720 रुपये से 10,000 रुपये के बीच बढ़ोतरी हो सकती है। इससे पहले मोदी सरकार की तरफ से 10 अक्टूबर 2019 को भी केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में इजाफा किया गया था। उस वक्त सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का DA 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया था। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।